विस्तृत रूप में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ मुद्दे आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। कुछ मुद्दे मैंने कल भी रखे थे, कुछ उसमें से रिपीटिशन भी हो सकता है, लेकिन उन मुद्दों को मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हिमाचल की राजनीति में जो योगदान है उसको समझना हो। तो जैसे मैंने कहा कि जब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और है, तब हिमाचल की मेन स्ट्रीमिंग हुई है और हिमाचल मुख्य धारा में विकास के क्रम में आगे बढ़ा है। और जब दुर्भाग्यवश यहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, तो हिमाचल के हितों का हनन हुआ है। और उसके मेरे पास बहुत से ग्लेरिंग एग्जाम्पल हैं। मैं 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूं। पहला एग्जाम्पल कि हिमाचल वॉज ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट and Himachal used to get a share of 60-40. During the Congress regime, the special category status and the centrally sponsored schemes का रेशियो बदल दिया। जो हमको 90-10 मिलता था वो 60-40 कर दिया। और उसमें भी देखिए आप, हिमाचल उत्तराखंड को निकाला, जम्मू कश्मीर को रखा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट को रखा। यानी जम्मू कश्मीर के बाद पहाड़ का रंग बदल गया और उत्तराखंड के बाद नॉर्थ ईस्ट का रंग दूसरा आ गया। कितनी भेदभाव वाली सरकारें चलती थी, आप इसका अंदाजा लगाइए। ये भारत के नक्शे में भी स्टेट्स को डिवाइड करते थे। और जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तो यहां वीरभद्र जी की सरकार थी। 2012 में वीरभद्र जी की सरकार आ गई थी। देयर वाज नो डिमांड बाय वीरभद्र सिंह जी, लेट वीरभद्र सिंह जी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नोबडी हैड इवन द आइडिया, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन हिज ओन gave us the special category state and it was transformed into 90-10. अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पैकेज, धूमल जी की सरकार थी और अटल जी की सरकार केंद्र में थी, हमको हिमाचल में इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था। यह पैकेज 10 वर्षों का था और हमारी सरकार रहती तो यह एक्सटेंड भी होता। लेकिन केंद्र में यूपीए की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की, और उन्होंने 8 साल पर ही यह पैकेज विड्रॉ कर लिया। ऑन द 8th ईयर, यह जहां पड़े संतन के पांव, जहां जहां वहां हुआ घंटाधार। तो ये जहां जहां इनके फुटप्रिंट्स हैं वो इस बात को बताते हैं। अब आप उठाइए अटल टनल, 2002 में इसका शिलान्यास हुआ। शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। 2004 में यूपीए की सरकार आ गई। 2004 से 2014 तक सारा प्रोजेक्ट कदमताल करता रहा। एंड इट वॉज इन ओनली आफ्टर 2014 दैट वॉर फुटिंग पे मोदी जी टुक दी वर्क। और कल मैंने आपको बताया था कि अटल जी ने मेरे सामने कहा था, वो पत्थर मेरे सामने, मेरे दिल पर पत्थर है। यानी ही फेल्ट, इट वॉज हिज इमोशनल ड्रीम। उनको इतना लगाव था हिमाचल से कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री न रहने के बाद भी आकर के पूछता है कि उसका टर्मिनल का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर कहा वो पत्थर मेरे ऊपर, दिल पर पत्थर है। उसको भी फिर से अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए चाहे कोई किसी भी तरीके से हम देखें, भारतीय,
अब डेवलपमेंट की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कोल डैम बीजेपी, लूरी स्टेज 1 स्टेज 2 बीजेपी। अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से देखें, अभी 27 दिसंबर को 2001 को 11,000 करोड़ का मेगावाट, 11,000 मेगावाट्स का रेणुका जी बांध परियोजना, लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, धौला सिद्धि प्रोजेक्ट और स्वाडा कुड्डू प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट को का शिलान्यास करने का काम और उसके लिए फाइनेंस देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर हम बात करें 4 लेन का, तो उसमें भी परवाणु शिमला हो, चाहे शिमला धर्मशाला हो, या फिर हमारा कीरतपुर मंडी मनाली हो, ये प्रोजेक्ट्स कब इनिशिएट हुए? बीजेपी रिजिम में हुए, केंद्र सरकार ने किए और पूरी ताकत से इस पर काम चल रहा है। अगर हम रोपवे की बात करें तो कोटी रोहतांग रोपवे की भी जो अनाउंसमेंट कब हुई है? बीजेपी की सरकार में हुई है। आपको यह भी मालूम होगा कि यूपीए के टाइम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्क्वीज कर दी गई थी, और अब मोदी जी के टाइम पर 250 की बस्ती को भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उसमें लिया है फॉर हिली स्टेट्स, क्योंकि हमारे गांव ही छोटे होते हैं, वो गांव के डेफिनेशन में नहीं आते थे, तो उनको भी लेने का काम हमारी सरकार ने किया। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक 393 करोड़ का बन रहा है और एम्स 1400 करोड़ का बन रहा है, 2022 के जून तक तैयार हो जाएगा। आदरणीय मोदी जी उसके उद्घाटन के लिए आएंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस बात को स्पष्ट बताते हैं, और हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हिमाचल का विकास कोई करेगा तो वह कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी करेगी, और इसकी मेन स्ट्रीमिंग भी करेगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। अगर हमने आयुष्मान भारत दिया और उसमें लाभार्थियों की संख्या अगर 1,25,000 है, तो मुख्यमंत्री केयर योजना के तहत 5,40,000 लोगों को आपने जोड़ने का प्रयास किया है, फैमिलीज को। यानी कोई भी स्कीम को, अब देखिए आप, हम इसलिए मैं इसकी कीमत जानता हूं कि एक कैंसर के पेशेंट को एक हार्ट की बाईपास सर्जरी कराने के लिए मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी लिख करके रिक्वेस्ट करके थक जाते थे, तब जाकर के काम होता था। और आज 5 लाख लोग, 5 लाख परिवार, 1,25,000 लोग ऐसे जोड़ रहे हैं जैसे कि मतलब, और कितना है हेल्थ कवर? 5 लाख रुपीस। और हेल्थ कवर क्या है? ईयर टू ईयर बेसिस। अगर जगत प्रकाश को आपने 2022 में दिया तो 2023 में फिर से रिन्यूअल में हमको 5 लाख रुपीस हमारा इंश्योर्ड होंगे। इस बात को हमको इसमें से समझने की जरूरत है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये मुख्यमंत्री सहारा योजना में लगभग 18,000 पेशेंट्स हैव बीन रजिस्टर्ड। उज्ज्वला योजना में अगर हमने 1,37,000 लोगों को जोड़ा तो उसी में मुख्यमंत्री गृहिणी योजना ने 3,25,000 लोगों को और जोड़ा, ताकि कोई भी उज्ज्वला योजना की स्कीम से वंचित न रह जाए। मैंने कल भी बताया था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6,384 किलोमीटर की सड़क बनी 5 ईयर्स के दौरान। दिस इज नॉट अ जोक, यह कोई आसान काम नहीं है। आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट क्लियरेंस, इतनी क्लियरेंसेस के बाद सड़क बनती है, और इतने गांवों को जोड़ने का काम जो हुआ है वह इस बात को बताता है कि एक तरीके से विकास के लिए एक नई कहानी लिखी गई है। यहां मैं आज कुछ शिमला के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अब इसमें भी आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी में द कॉन्सेप्ट इज दैट मैक्सिमम टू द ट्यून ऑफ, जिस कैटेगरी में शिमला और हिमाचल प्रदेश धर्मशाला आते हैं, उस कैटेगरी में यू विल बी गिवन ए फंड टू द ट्यून ऑफ 500 crores and with a matching grant of 500 crores from the state government. It's a 50-50 project. But
Special consideration has been kept for Himachal Pradesh. 500 from the government of India and only 50 from government of Himachal Pradesh. 90-10 के रेशियो को रखा गया। ये डबल इंजन की सरकार है। ये हमसे कई बार लोग पूछते हैं क्या है डबल इंजन। ये है डबल इंजन। आपका वर्कलोड कम कर रहे हैं और आपको पैसा ज्यादा दे रहे हैं। आपको डेवलपमेंट के लिए उसको जोड़ा जा रहा है। अब देखिए वाटर सप्लाई स्कीम, सतलज से पानी उठाएंगे और शिमला के लिए 2050 तक के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी 70 लीटर्स पर डे पर व्यक्ति के हिसाब से। और ये 1813 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक का 180 मिलियन है। 1200 करोड़ के आसपास का क्यों भारद्वाज जितना ही है, 1200 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से हमको मिलेगा और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और वर्ल्ड बैंक को भी जो श्योरिटी है वो श्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उन्होंने हमको ये प्रोवाइड किया। तो अब ये इससे बड़ा तोहफा शिमला के लिए केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार शिमला के लोगों के लिए क्या दे सकती है। वाटर 2050 तक की उसको करने का काम किया है। अगर मैं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की बात करूं, आज वो फाइनल स्टेज में है, स्टाफ ऑफ वहां पर लगा दिए गए हैं, चमियाना में बन करके तैयार है। मैं चाहूंगा भारद्वाज जी एक बार सभी मीडिया वालों को वहां राउंड जरूर लगाएं, देखें। स्टेट ऑफ आर्ट का काम हुआ है और उस पर मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था और 263 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 263 करोड़ रुपीज। आई वॉज द हेल्थ मिनिस्टर व्हेन आई डिड दिस। और उसका शिलान्यास भी मैं करने आया था, मेरे साथ लेट वीरभद्र सिंह जी थे। लेकिन ये केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन मैं आपको गिना रहा हूं। उसी तरीके से ट्रॉमा सेंटर, अब ट्रॉमा सेंटर एक नहीं 9 ट्रॉमा सेंटर दिए हमने। और यहां शिमला वाला जो ट्रॉमा सेंटर है उसमें हम 30.90 करोड़ खर्च कर रहे हैं, मतलब 31 करोड़ रुपए, 31 करोड़ रुपीस, 31 करोड़ 90 lakhs, इट अमाउंट्स टू 31 करोड़, 10 लाख ही कम है उसमें। तो ये हमने ट्रॉमा सेंटर के लिए, और उसकी भी बिल्डिंग फाइनल स्टेज पर तैयार है। उसी तरीके से हम देखें अगर कि कैंसर सेंटर की मैंने आपसे बात की, कैंसर सेंटर पर हमारा 14 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करके वो भी एक फाइनल स्टेज पर पहुंच करके तैयार है। इस तरीके से काम हुआ है। मैंने आपके सामने स्मार्ट सिटी के बारे में बताया है कि 500 करोड़ सेंटर देगा और 50 करोड़ सिर्फ आपको देना है, बाकी उसके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। अभी जो पार्किंग की बात मैंने कल की, ऑडिटोरियम के सामने आईजीएमसी में 700 का पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और उसी तरीके से विकास नगर में 400 की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। और दोनों जगह यहां पर तो लक्कड़ बाजार में लिफ्ट लग रहा है और एस्केलेटर लग रहे हैं जो रिच तक आपको सीधे ले जाएंगे, और विकास नगर में आपको लिफ्ट से फ्रॉम द पार्किंग स्पेस टू द मेन रोड, और मेन रोड से ऊपर फिर वो ब्रिज बना करके आप उसको कनेक्ट करेंगे। इस तरीके की स्थिति बन रही है। एक अभी नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है और वो भी अब अकॉम्प्लिशमेंट की स्टेज पर आएगा, वो है रेलवे का। ये जो रेलवे स्टेशन है इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनेगा और ये डक्ट में चला जाएगा, रेलवे स्टेशन सारा डक्ट में, और इसको हम चौड़ा करेंगे, इसको पूरा का पूरा करेंगे। और विधानसभा से एक फ्लाईओवर विक्ट्री टनल तक भी बनेगा। ये सारा प्रोजेक्ट की स्कीम को कॉन्सेप्चुलाइज किया था, उसकी ओके कराई है और रेलवेज के साथ अब मिलकर के इस काम को भी पूरा किया जा रहा है। विक्ट्री टनल तक फ्लाईओवर बनेगा और रेलवे स्टेशन जो है सारे का सारा उसके ऊपर पिलर्स पर फ्लैट करके, और नीचे डक्ट में रेलवे स्टेशन चला जाएगा, ऊपर फ्लैट करके सड़क चौड़ी कर दी जाएगी। उस तरीके की व्यवस्था की जाएगी और विधानसभा से फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ वाइडनिंग ऑफ द सर्कुलर रोड, 4 किलोमीटर की वाइडनिंग ऑफ द सर्कुलर रोड, वो भी काम हम लोगों ने लिया है। और शिमला के लिए विशेष करके जो मैं कहता हूं कि स्लम ड्वेलर्स को 3000 फैमिलीज को, वैसे तो प्रदेश भर की फैमिलीज है, लेकिन शिमला में अब देखिए, ये भी आप देखिए, आपने शिमला को क्लीन करने के लिए
सफाई कर्मचारियों को बड़ी संख्या में आपने हरियाणा पंजाब से आप लेके आए, आपने यहां उनको रखा। कितने समय से रखा? ब्रिटिशर्स के टाइम से रखा। कितने लोगों को रखा? 3000 फैमिलीज अब हो गई हैं। उस समय होगी कोई 500-700 फैमिलीज होगी, लेकिन उन्होंने सारे शिमला की सफाई इतने सालों तक रखी। लेकिन उनको यहां पर रेजिडेंस का अधिकार नहीं था। हिमाचल की सरकार ने 2 बिस्वे की जमीन अलॉट करने का कानून बना करके सारे हिमाचल प्रदेश में स्लम ड्वेलर्स को बसाने का काम किया है, और हिमाचल प्रदेश शिमला में 3000 स्लम ड्वेलर्स को बसाया जाएगा। आपको मालूम है कि इनको इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल रेट पर दी जाती थी, जो ये ले नहीं सकते थे। अब इनको टेम्पररी कनेक्शन भी दिया जाएगा और 60 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी। तो इस तरीके से इनको जोड़ने का काम और इनको मुख्य धारा में लाने का काम जो है वो किया गया है, और उसको हमने आगे बढ़ाने का भी काम किया है। मैंने वाइडनिंग ऑफ द कार्ट रोड आपसे कह ही दिया। उसी तरीके से पूरे कार्ट रोड पर पेडेस्ट्रियन पाथ भी बन रहे हैं, आपने देखा होगा, लोहे के स्टील स्ट्रक्चर के पाथ बन रहे हैं। तो एक तरीके से विकास की एक नई कहानी जो की गई है वो आपके सामने है। यहां मैं एक ही बात फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का मोदी जी के नेतृत्व में इंटेंशन है लोगों की सेवा करके उनकी जीवन स्तर को बदलना। सत्ता हमारा माध्यम है, लक्ष्य नहीं। हम सेवा के भाव से आए हैं, हम लोगों को की तस्वीर बदले इस काम के लिए आए हैं, और इसीलिए हम इन बातों की चर्चा करते हैं। हम लोगों की तस्वीर बदलने की बात करते हैं। अभी वाटर कनेक्शन की बात है, हम आज उसके बारे में चर्चा आपसे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी हम उसकी भी स्कीम लेकर के आ रहे हैं। 26,000 है ना, जो 26,000 वाटर कनेक्शन रेजिडेंशियल कनेक्शन से उनको भी कमर्शियल कनेक्शन दे रखा। तो ये अनसुलझे प्रश्नों का सुलझाना का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, और इसलिए मैं हिमाचल की जनता से एक ही निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे, बारंबार आशीर्वाद मिले, और उस आशीर्वाद से हमको ताकत मिले, और उस ताकत से हम और ताकत से आपकी सेवा में जुटे रहें। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। जहां तक संगठन का सवाल है, मैं बहुत संतुष्ट हूं और प्रसन्न भी हूं कि यहां संगठन और सरकार का तालमेल परफेक्ट है। हमारे कार्यकर्ता सरकार के कार्यक्रमों को नीचे जमीन तक ले जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और इसी के तहत अभी महासंपर्क अभियान 6 अप्रैल से जो शुरू हुआ है, हमारे स्थापना दिवस से, वो 30 अप्रैल तक चलने वाला है। और इसमें 30 अप्रैल तक हम प्रत्येक बूथ पर पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, ये जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये योजनाएं जनता तक ठीक से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, जन औषधि योजना, इन सारी चीजों को हम पीपल से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये महासंपर्क अभियान में हम बूथ तक जाएंगे। बूथ तक जाने का लक्ष्य इसलिए है कि हम अपने कार्यकर्ता का हालचाल पूछेंगे कि कैसा काम उसकी जमीन पर चल रहा है, और इसके दौरान हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम पीडीएस की दुकान पर भी जाएंगे, जन औषधि में हम जन औषधि के काउंटर पर जाएंगे, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के कॉमन सर्विस सेंटर को देखेंगे, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को जानने के लिए हॉस्पिटल्स का हम विजिट करेंगे, हम हेल्थ सेंटर्स को विजिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक जनसंपर्क अभियान चलेगा। उसी तरीके से अप्रैल महीने में ही ग्राम केंद्र के सम्मेलन होंगे। हमारे यहां 10 बूथ 15 बूथ का एक ग्राम केंद्र होता है, तो उसके ग्राम केंद्र के सम्मेलन होंगे। और उसके बाद मई महीने में हमारे त्रिदेव सम्मेलन होंगे। उसमें बूथ अध्यक्ष, पालक, बूथ पालक और बीएलए, इनके त्रिदेव के हमारे सम्मेलन होंगे। और उसके बाद 15 मई से 15 जून तक
वोटर लिस्ट में जो एक पेज होता है उसको हम पन्ना प्रमुख बोलते हैं। तो पन्ना प्रमुख के सम्मेलन हमारे होंगे वो 15 मई से 15 जून तक, और 25 से 30 जून के बीच में 1 लाख से ज्यादा संख्या का युवा रैली होगी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हम निमंत्रण देंगे और वो इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर जुलाई महीने में पंच परमेश्वर सम्मेलन होगा। फिर सितंबर महीने में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की 4 रथ यात्राएं निकलेंगी। उसका नाम उस समय तय करेंगे, विकास यात्रा होगी, क्या क्या नाम रख सकते हैं वो हम उस समय तय करेंगे, लेकिन रथ यात्राएं होंगी। और अगस्त महीने में हम लाभार्थी सम्मेलन, बेनिफिशियरीज सम्मेलन, ये हम करेंगे। तो ये जो हम कल आए थे, तो हम दिन भर जो बैठे सब लोगों के साथ, तो उसमें संगठन की दृष्टि से इन सारी चीजों को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। दिस इज द अनफोल्डमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स, जहां ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ मिल करके, यानी गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से मित्रों हमने इस कार्यक्रम को किया है। आज आप लोगों के साथ बातचीत करने के बाद मैं जब विदा लूंगा तो मैं सोलन अर्की कंस्टिट्यूंसी में मेरे कार्यक्रम है, और वहां मैं एक बूथ पर मीटिंग लूंगा। और हमने कार्यक्रम बनाया है कि एवरी ऑफिस बेरर, कोई कितना भी बड़ा हो, उसको बूथ पर मीटिंग लेनी है, और मैं वहां बूथ पर मीटिंग लूंगा। और मीटिंग ऐसा नहीं होगा कि हेलो हाय, सिर्फ जो बूथ कमेटी के लोग होंगे उनके साथ बैठूंगा। वो क्या क्या काम उन्होंने 6 महीने में किए हैं वो भी जानूंगा, क्या क्या काम वो 6 महीने में आगे करने वाले हैं वो भी जानूंगा। मैं 6 महीने में संगठन की दृष्टि से क्या काम हमने दिए वो बताऊंगा। आगे 6 महीने में क्या कार्यक्रम जो मैंने अभी आपको बताया उसका भी विश्लेषण करूंगा। और वो दैनंदिन जीवन में वो क्या करते हैं, इसका मैं फीडबैक, इसका मैं एक जिसको कहते हैं कि 1-to-1 जानकारियां हासिल करूंगा, ताकि मैं भी ग्राउंडेड रहूं और वो भी ग्राउंडेड हूं, और हमारा संगठन जमीन पर किस तरीके से काम करता है उसको हम बता सकेंगे। बाद में फिर मैं बिलासपुर में 2 दिन रहने वाला हूं, और लगभग 30 प्लेसेस पर हमारी छोटी मीटिंग्स होंगी, बहुत छोटी छोटी मीटिंग्स, 300 पीपल, 200 पीपल, इस तरीके की गैदरिंग्स होंगी। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हमने, जब मैं विधायक था, मंत्री था, तो उस समय हम लेकर के आए थे बिलासपुर, तो वह बन करके तैयार हुआ है। तो मन को इच्छा है देखने की कि कैसा बना है, क्योंकि वो भी हमने स्टेट ऑफ आर्ट बनाने का प्रयास किया है, तो उसको भी करेंगे। और इसके साथ साथ 12 तारीख को मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का फिर से रिव्यू लूंगा, क्योंकि हम जून महीने में वो प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन कराना चाहते हैं। तो उससे पहले वो उसके फाइनल सारी चीज़ें, स्टाफ, फैकल्टीज सब प्लेस पर है कि नहीं, तो उसकी भी रिव्यू लूंगा। उस रिव्यू में मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी होंगे, हम दोनों रिव्यू लेंगे, तो वहाँ हम जानकारी भी हासिल करेंगे। इस तरीके से मेरा ये 4 दिन का दौरा रहने वाला है। 2 दिनों में कम से कम 15 मीटिंग्स होंगी, तो 30 मीटिंग्स हैं इस तरीके की, 15 मीटिंग्स ईच और बोथ द डेज। अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत समय से मैं अपने लोगों से नहीं मिल पाया था, और आप लोग चुनाव ऐसे रख देते हैं कि हमें बहुत दौड़ना पड़ता है इधर उधर, तो उसमें लगना पड़ा, तो चाह करके भी मैं नहीं आ पाया। मेरे ख्याल से शायद मैं अभी 6 महीने बाद आ रहा हूँ, नहीं हो पाया। और शिमला तो शायद मैं 8-9 महीने बाद आ रहा हूँ। तो आप लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। अब आज तो मैं क्लब एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कभी मिलेंगे तो हम जरूर, अगली बार एक बार हम भोजन पर जरूर बैठना चाहेंगे। तो उससे आगे निकल गए आप। नहीं, लेकिन देखिए, पूरा ओल्ड इज गोल्ड।
पुराना ही होता है। कल मैं रात को 10:15 साढ़े 10 बजे फ्री हुए थे, तो मैं फिर माल रोड घूमने गया था, हम सब साथी, और पूरा हमने चक्कर लगाया वहाँ का, याद किया कहाँ हम आइसक्रीम खाते थे, कहाँ चाय पीते थे, कहाँ वो पान की दुकान भी याद दिलाई। तो पुराने दिन याद किए, सबको बताया सारी जानकारियाँ। हम वहाँ से हॉस्टल, यूनिवर्सिटी हॉस्टल जाया करते थे, 6 किलोमीटर वॉक, रात के 10 बजे 11 बजे शेरे पंजाब में भोजन करके, दीपक होटल में भोजन करके फिर निकलता था, पैदल हॉस्टल जाता था। तो वो भी दिन याद किए, सब अच्छा लगा। हिमाचल के कुछ मंत्रियों को हटाने की आवश्यकता महसूस करते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। कुछ आपको दिक्कत होगी, मैं देख लूंगा। महंगाई और ओपीएस का मुद्दा काफी गरमाया रहा, और महंगाई के चलते जो है वो उपचुनाव भी हम हारे थे, तो अब आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ताकि जो है वो विधानसभा और नगर निगम जीत सके? हम चुनाव जीतेंगे, लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जो हम लोगों ने काम किए हैं उसको लेकर के हम जाएंगे और हमको सफलता मिलेगी। सर नड्डा जी, एक सवाल था सर, और बीजेपी का पक्ष इसमें जानने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ। बहुत सारे राज्य ओल्ड पेंशन को लेकर अब अलग अलग डिसीजन ले रहे हैं, आपके ध्यान में भी है। हिमाचल सरकार ने एक कमेटी बना रखी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, क्योंकि डिमांड यहाँ भी इस तरह की आई है। तो लेकिन बीजेपी की सरकारों को शायद दिक्कत ये आ रही है कि जब तक दिल्ली से या फिर आप लोगों की तरफ से कोई क्लैरिटी ना हो, शायद एक राज्य में करेंगे तो दूसरे राज्य में उसका इम्प्लीकेशन होगा। तो पार्टी क्या सोचती है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि समस्या को जानना, निवारण करना, ये पार्टी का और सरकार का धर्म है। और मोदी जी, जैसा मैंने कहा, इज ए प्रोएक्टिव एंड ए प्रो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, तो ये तो है ही। लेकिन मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने आज दिन तक सिवाय राजनीति का कुछ और सीखा ही नहीं। हर चीज में राजनीति। जब हम ऐसी समस्याओं को लेकर के करते हैं तो हमको और सारे परिप्रेक्ष्यों को देख करके हमको वी हैव टू कम टू ए कंक्लूजन। ऑफ कोर्स वो पीपल फ्रेंडली होना चाहिए, तो वी विल बी गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लेकिन आपने जो जिन स्टेट्स की बात की, तो उनसे खाली पूछ लीजिएगा ना कि हम लोगों ने तो पेट्रोल डीजल के लिए वैट स्टेट्स ने घटा दिया, और उन्होंने उस समय से अभी तक कितना कमाया, ये हमने परसों अपने स्टेटमेंट में बताया ना, 4,000 करोड़ रुपीस कमा गए। तो हम ये लोग राजनीतिक दृष्टि से चीजों को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं। ये दीगर बात है कि आपका आशीर्वाद मिलता है, इसलिए अंत में उनको नुकसान होता है और हमको लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, इसलिए हम इन सारी चीजों को गहराई से देख करके करेंगे। What is the stand of BJP on OPS? मैंने कहा ना आपको, इट इज नॉट ए स्टैंड लाइक जैसा आप कहती इट इज डन लाइक, यू हैव टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन एंड देन कम टू द कंक्लूजन, एंड विल कम टू द कंक्लूजन। नड्डा साहब, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बार-बार ट्वीट कर रहे हैं कि हिमाचल बीजेपी विल गेट ए न्यू सीएम और अनुराग ठाकुर नए सीएम होंगे। ऐसा है ना, मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? सर, आपने 9 अक्टूबर 2021 को, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है, एक बयान दिया था। आपने एक परिवार एक टिकट की बात की थी। तो क्या भाजपा इस बार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को चुनाव लड़वाएगी? क्योंकि आपने 75 वर्ष का भी एक क्राइटेरिया रखा है, उनकी आयु 78 वर्ष हो चुकी है। देखिए, आप मुझे याद दिलाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन हम सब लोग बहुत सजग रहते हैं इन चीजों के बारे में, इसलिए हम जो भी करेंगे वो ठीक ही करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नड्डा साहब, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट्स काफी बढ़ रहे हैं। जीएसटी के अंडर लाने का प्रावधान था जब जीएसटी काउंसिल बनी थी, उस तरफ कुछ बढ़ा जा रहा है? देखेंगे, जो सरकार इस बारे में सोचेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सोचेगी। जहां तक जीएसटी का सवाल है, मैं एक ही भ्रम दूर कर देता हूं कि भारत सरकार का एक वोट है,
और बाकी सब के स्टेट्स का एक एक वोट है। तो इसलिए जीएसटी का डिसीजन इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन, इट इज द डिसीजन ऑफ द जीएसटी, द काउंसिल। तो जो भी फैसले होते हैं वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के ही होते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी में हमेशा फ्लक्चुएशन तो रहती है, तो उसके अनुसार चेंजेस होते रहते हैं। Netaji, it is not just Manish Sisodia, but even otherwise there is speculation about change in chief ministership. BJP has done it. इसकी कोई भी संभावनाएं नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है, और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। चुनावी लड़ा है कि आपने अभी उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम जो थे मौर्य उनको हारे हुए को दोबारा से डिप्टी सीएम बनाया, और उत्तराखंड में आपने धामी जी को रिपीट किया। तो हिमाचल में भी ये सवाल उठा कि 2017 में धूमल आ सभी चीजें गुण दोष के आधार पर तय होती है ना। उनकी हार की एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना, इतना तो छूट दे दीजिए। वो अपनी हार की जांच की बात कर रहे हैं कि जब उनकी जांच ठीक है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है ना, ध्यान में रखें, ध्यान में है सब कुछ। नड्डा जी, भाजपा मीडिया फ्रेंडली है या मीडिया के विरोधी है? मीडिया फ्रेंडली है। फ्रेंडली है तो मध्य प्रदेश में जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत आ रहे हैं, जर्नलिस्ट को नंगा किया गया वहाँ पे, मेरी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी हासिल करके बताऊंगा। तो सारे में है, और उसके सीएम ने शायद वो लाइन हासिल किया है, मैं चेक कर लूंगा, नहीं हुआ है। मैं चेक कर लूंगा। आपकी बात, लेकिन माल्टा जी, हाँ जी, इंसिडेंट से इंटेंशन को मत जोड़ लो। मेरे पास कोई चीज नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता हूं इंटेंशन मीडिया फ्रेंडली है। अब वो एक नहीं, उसमें कम से कम 10 जन। मैं चेक कर लूंगा, लेकिन मेरी इंटेंशन को मत चेक करो। नड्डा जी, हिमाचल प्रदेश में राजनीति है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बाइपोलर कॉम्बिनेशन, आप कितना बड़ा फैक्टर होगा आने वाले इलेक्शन में? देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि कल मैंने इसीलिए आपको बताया था कि 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में, और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची, और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो, या यूपी जाने का मौका मिला हो, तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहां यही है और कोई है ही नहीं। और ये आपको हिमाचल में भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं प्रकाश जी, तो ये उनकी स्थिति रहती है। ठीक है, प्रजातंत्र है, मैं किसी को ना हम रोकते हैं ना करते हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं, और विचारों की लड़ाई पर मुझे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से जहां उनका मुकाबला है, और आने वाले समय में पंजाब में भी अब हमसे ही मुकाबला होना है। नड्डा जी, मेरा सवाल है, हिमाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में रहती है, फिर कांग्रेस आती है, कांग्रेस हटती है तो भाजपा आती है। ये होता था, अब नहीं होगा। नहीं, आप मेरी बात को पहले पूरी सुन लीजिए। आप 4 उपचुनाव भी हारे हैं, तो ऐसी कौन सी जादुई खच्चड़ी आपके पास रहेगी कि आप सत्ता में वापसी करोगे? ऐसा ना, ये जादुई छड़ी बताने की नहीं होती, ये इंप्लीमेंट करने की होती है। स्ट्रेटेजी पर्दे का विषय होता है, उसको अगर हम बता देंगे तो फिर हमको काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको पर्दे का विषय समझते हैं। आपकी जो भावना है उससे मैं ज्यादा सजग हो जाता हूं और अच्छी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी जैसे अपने यूपी, उत्तराखंड और गोवा का करा, उसमें ये एक बात सामने आ रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं कि जितने भी आप वोट्स लेके जमानत उनकी जब्त होगी, उतना बीजेपी को फायदा था। क्या आप समझते हैं कि अभी हिमाचल में कुछ ऐसा होगा अगर वो मुकाबले में नहीं? आप देखिए, ये हमारे सोचने का तरीका नहीं है। ये दीज आर ऑल बाय प्रोडक्ट्स।
किसके लड़ने से फायदा होगा, किसके लड़ने से नुकसान होगा। हमारा मानना यह है कि हम 50% प्लस वोट जाना है हमको। हम अच्छे हैं इसलिए हमको वोट दो, पॉजिटिव वी आर। और हम आपसे सुझाव लेकर के और अच्छे कैसे बन सकते हैं इसकी हम चिंता करते हैं। आपने पंजाब का बोला, पंजाब में भी आपसे ही मुकाबला होगा, आपने बोला कि बीजेपी से होगा, उस पर थोड़ा खुलासा करेंगे? नहीं, हम पंजाब में देखिए, हम पंजाब में लंबे समय तक अलायंस में रहे। हम लड़ते थे, वहां है 117 सीट से 123 सीट से 117 में से हम 23 सीट लड़ते थे। ठीक है, मैं तो 117 ठीक ही बोला था। उसमें से हम सिर्फ 23 सीट लड़ते थे और 23 सीट भी शहरों में लड़ते थे। तो हमारी पार्टी का एग्जिस्टेंस तो मात्र जलंधर, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका ऐसे कुछ शहरों में था। आज हम 68 सीट्स पर चुनाव लड़े हैं और 72 सीट्स पर लोग अलायंस भी हमारे साथ लड़े, हमारे साथ मिलकर के लड़े हैं। अब हमको पंजाब में अब कमल के निशान को गांव तक ले जाने का मौका मिला है और इसलिए रियली पार्टी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन फुल स्विंग नाउ। तो वहां हम आइडियोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव बनेंगे। सर, एक बात स्पष्ट नहीं हुई कि अगला चुनाव जयराम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हाँ, जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नड्डा जी, हमारा एक मसला दिल्ली में पेंडिंग है। कल आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप और अनुराग ठाकुर दिल्ली में जयराम के वकील हैं, ये सारी चीजें, लेकिन वर्क ड्रग पार्क बहुत डिले हो गया सर। और अब चुनाव आने वाले हैं और कई कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होते हैं। हमारे पास फार्मा हब, आप जानते हैं कि उसको कितनी जरूरत, जल्दी ध्यान में रखेंगे, करेंगे। नड्डा जी, बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत मिल पाएगी या नहीं? हमेशा देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम आपको ध्यान में है ना कि इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस है 9.5% के रेट से चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल से निकल करके भारत इज डूइंग इकोनॉमिकली वेल। जैसे जैसे इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ती है उस तरीके से ही लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और इकोनॉमी का फ्लो आउट भी शुरू होता है। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के माध्यम से ये चीजें आई होंगी ठीक। सर, हिमाचल में जो 2022 अब काफी नहीं हो गया। 2022 के जो चुनाव हो गए, आपका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से रहेगा या हो? जो लड़ना चाहे हमको, हमारा जिसकी इच्छा हो आ जाए। आप मुकाबले में किसको मानते हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि आप ये तो देखिए, आप तय कीजिए कि किसके साथ हम लड़ रहे हैं। हम तैयार बैठे हैं। नड्डा साहब, लास्ट सवाल कि जो एमएलएज हैं सभी को टिकट मिलेगी या चेंज भी हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ कोई चीज स्टैटिक नहीं है। मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी चलायमान पार्टी। एवरी मिनट, एवरी टाइम डिसीजंस हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, सीइंग द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजिंग दैट। व्हाई नॉट? हम हमेशा करते हैं। 10% तो ऐसे भी कर देते हैं, 15%। उत्तर प्रदेश में हमने किया नहीं किया, मणिपुर में हमने किया कि नहीं किया? नड्डा साहब, देयर इज लॉट ऑफ इनफाइटिंग इन योर पार्टी। No, not at all. It's a party where democratic viewpoint को रखने का पूरा अधिकार है। It is not a party जहां कोई फैमिली चला रही हो। It is not a party where you are not allowed to speak. Speaking means dissidence. No. We are a party with a democratic ethos and we work on it.